हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर वेरी गुड। तो हाल ही में रिलीज हुई इविल डेड राइज ट्रूली हॉरर बेस्ड है। हालांकि इसकी स्टोरी काफी सिंपल है, बट इसका असली मजा तो इसे देखने में है। इसीलिए आप लोग ये मूवी जरूर देखिएगा। फिलहाल के लिए चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं ये धमाकेदार हॉरर मूवी स्टार्ट होती है और हमें 3 यंग लोगों से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि जेसिका, कैलेब और टेरेसा होते हैं। ये लोग अपना वेकेशन सेलिब्रेट करने के लिए एक लेक पर आए होते हैं, जहां जेसिका की थोड़ी तबीयत खराब होती है। कैलेब लेक पर टेरेसा से प्रैंक करता है, जिससे टेरेसा नाराज हो जाती है और वो जेसिका को देखने उसके रूम में जाती है, जहां वो नोटिस करती है कि जेसिका तो अभी सो रही है। हम लोग टेरेसा को वर्थरिंग हाइस्ट नाम की एक नॉवेल पढ़ते हुए देखते हैं, और ये नॉवेल वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल में से एक है जो अभी भी एग्जिस्ट करती है। एनीवे, अचानक से जेसिका उठ जाती है और वो उस नॉवेल की लाइंस को रिपीट करने लगती है। फिर टेरेसा जेसिका को चेक करने उसके पास जाती है। तभी एट सडन जेसिका टेरेसा के पूरे बाल नोच डालती है और उसका पूरा स्कैल्प उखाड़ कर फेंक देती है। टेरेसा फिर भागते हुए बाहर जाती है, जहाँ पर कैलेब ड्रोन उड़ा रहा था, लेकिन टेरेसा उस ड्रोन से खुद को मारती है, फिर पानी में गिर जाती है। उसे बचाने के लिए कैलेब पानी में कूदता है, लेकिन जेसिका टेरेसा का सर धड़ से अलग कर देती है। फिर अचानक से वो पानी के ऊपर लेविटेट करने लग जाती है। तो ये होता है मूवी का इंट्रो पार्ट। अब यहाँ से स्टोरी एक दिन पहले जाती है, जहाँ हमें एक क्लब में बेथ नाम की एक लड़की अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करते हुए दिखाई देती है और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। उसके बाद वो अपनी सिस्टर एली के घर जाती है, जहाँ हम व्यूअर्स को एली की फैमिली से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, डैनी, कैसी और ब्रिजिट। और डैनी उन सब में सबसे बड़ा होता है। इसके साथ ही एली का हस्बैंड उसके साथ नहीं रहता है। अभी हाल ही में दोनों अलग हो गए हैं, तो उसका हस्बैंड अब सिर्फ चाइल्ड सपोर्ट के लिए पैसे भेजता है। एनीवे, इसके बाद हम व्यूअर्स देखते हैं कि बेथ और एली में किसी बात को लेकर अभी मनमुटाव है, और बेथ भी अपने म्यूजिक करियर को लेकर अक्सर बाहर ही रहा करती है। बेथ और एली एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं, साथ ही साथ एक दूसरे को एक्सक्यूजेस भी देते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तभी अचानक से वहाँ पर अर्थक्वेक आ जाता है, जिससे इनकी बिल्डिंग की हालत एकदम टूटने के कगार पर आ चुकी थी, क्योंकि ये बिल्डिंग पहले से ही काफी पुरानी होती है। वहीं दूसरी ओर उसी समय तीनों बच्चे बाहर से पिज्जा लेकर लौट रहे थे। तभी पार्किंग लॉट में उन्हें बहुत बड़ा सा होल नजर आता है। अब डैनी इस होल के अंदर जाता है, क्योंकि उसे पता करना था कि इस होल के अंदर आखिर है क्या। फिर अंदर जाने पर उसे पता चलता है कि यहाँ पर पहले बैंक हुआ करता था, क्योंकि वहाँ पर कई सारे लॉकर्स रखे थे। डैनी इधर उधर चेक करता है तो उसे कुछ फाइलें मिलती हैं। उसके बाद अचानक से उसे एक बुक मिलती है और एक रिकॉर्ड भी, जिसे रिकॉर्ड प्लेयर में प्ले किया जाता है। यहाँ डैनी को 3 फादर्स वाली एक पुरानी फोटो भी मिलती है। फिर वहाँ पर उसे कई सारे कॉइन और क्रॉस भी नजर आते हैं। बेसिकली वहाँ पर कई सारे रिलीजियस आर्टिकल्स थे, जो किसी रिचुअल्स के लिए बनाए गए थे। तो डैनी वहाँ से वो बुक और वो रिकॉर्ड अपने साथ ले आता है। ऑल्दो ब्रिजिट उसे ऐसा करने से मना करती है, पर डैनी उसकी बात नहीं मानता है। अब डैनी घर आकर उस बुक को ओपन करता है, जिसमें अजीब तरीके से कुछ दांत बने हुए थे, और उसी से डैनी के गाल पर एक कट लग जाता है, जिसे डैनी के ब्लड की कुछ ड्रॉप्स उस बुक पर पड़ती है, जिसे वो बुक एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद वो बुक अपने आप ही खुलने लगती है, जिसमें कई सारे डीमंस और घोस्ट की पिक्चर्स बनी थी, जो दिखने में काफी ज्यादा भयानक लग रही थी। ब्रिजिट अभी भी डैनी को ये सब करने से मना कर रही थी, उसे रोक रही थी, पर डैनी उसकी बात नहीं सुनता है। वो तो उस रिकॉर्ड को रिकॉर्ड प्लेयर में प्ले भी कर देता है, और जब वो रिकॉर्ड प्ले होता है तो हम समझ पाते हैं कि ये बुक ऑफ द डेड है। ये बुक इंसानी मांस से बना है और इसकी लिखावट इंसानी खून से की गई है। इस बुक पर कुछ प्रीस्ट रिसर्च भी कर रहे थे, इसके लिए उन्हें चर्च से निकाल दिया गया था। उन प्रीस्ट का कहना था कि इस बुक में जो भी रिचुअल्स शो हो रहे हैं वो तो इस दुनिया के हैं ही नहीं। उसके बाद ये रिकॉर्ड अचानक से उन प्रीस्ट की चैंटिंग को प्ले करने लगता है, जो कि इस बुक में भी लिखे हुए थे, और तभी हम नोटिस करते हैं कि उस बुक के पेजेस अपने आप ही पलटने लग जाते हैं, जिसकी वजह से एक डिमोनिक एंटिटी आजाद हो जाती है। बट ये एंटिटी एक्चुअल में दिखाई नहीं देती, बट उसकी प्रेजेंस महसूस की जा सकती थी। अब ये एंटिटी अपने
अपने होस्ट यानी किसी एक ऐसे इंसान को ढूंढ रही थी जिसको वो पजेस कर सके। तभी हम व्यूअर्स देखते हैं कि एली लिफ्ट से नीचे जा रही थी, तो अब ये एंटिटी सीधा जाकर एली को पजेस कर लेती है। लिफ्ट के सारे केबल्स अचानक से टूटने लगते हैं और वो एली को ऊपर लटका देते हैं। ये सब कुछ देखने से इतना तो क्लियर हो रहा था कि एली अब पजेस्ड हो चुकी है। उसके बाद एली अजीब तरीके से चलते हुए अपने घर में आती है और सीधा किचन में जाके अंडे फोड़कर उसे कुक करने लगती है। सब उसे ऐसा करते देख काफी हैरान से हो गए थे। एली अपने ही परिवार को मारने की बात करती है। उसके बाद वो ढेर सारी उल्टियाँ करती है, जिसके तुरंत बाद वो मर जाती है। सभी काफी डर जाते हैं उसे देखकर और उनकी आवाज सुनकर पास के दो नेबर्स भी आते हैं, जिसमें एक ओल्ड मैन अपने गन के साथ होता है तो वहीं दूसरा एक यंग बॉय होता है। अब जब एली मर चुकी थी तो वो यंग बॉय उसकी आंखों को बंद करता है, पर एली की आंखें अपने आप ही खुल जा रही थी। उसके बाद वो एली की आत्मा की शांति के लिए सबके साथ प्रे करता है। फिर वो उस बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए डिसाइड करते हैं। एक्चुअली बिल्डिंग की लिफ्ट खराब हो चुकी थी और अर्थक्वेक की वजह से उस बिल्डिंग की सीढ़ियां भी टूट चुकी थी। बाहर का एग्जिट डोर भी खराब हो चुका था, जिसे वो ओल्ड मैन और यंग मैन खोलने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी ओर बेथ एली से सॉरी बोलती है और उसके मरने पर काफी अफसोस भी कर रही थी। तभी अचानक से एली का फोन रिंग करता है, इसमें एली बेथ से हेल्प मांग रही थी। तभी हम देखते हैं कि एली अचानक से जिंदा हो जाती है। जी हाँ, क्योंकि एली अब घोस्ट बन चुकी थी। बेथ जब एली के बॉडी को टच करती है तो वो फील करती है कि एली की बॉडी बहुत ज्यादा तप रही थी, इसीलिए वो बच्चों की हेल्प से उसे बाथ टब में ले जाती है। बट थोड़ी ही देर के बाद एली छत पे उल्टा लटकने लगती है और उन सब पर अटैक कर देती है। एली के काफी तेज चिल्लाने से आसपास के सारे कांच टूट जाते हैं और उसी कांच का एक टुकड़ा वो अपनी सिस्टर बेथ के हाथ पर स्टैप कर देती है। फिर वो ब्रिजिट को भी मारने की कोशिश करती है। वो टैटू बनाने वाले एक ड्रिल से ब्रिजिट के गालों पर स्क्रैच कर देती है और उसके बाद उसी स्क्रैच पर एली अपने मुंह से खून गिरा देती है। इतने में ही डैनी एली पर अटैक कर देता है और उस फाइट के दौरान एली किसी तरीके से घर से बाहर हो जाती है। ये लोग जल्दी से उस गेट को बंद कर लेते हैं, पर बाहर तो वो यंग मैन उस बूढ़े आदमी के साथ होता है और दोनों मिलकर उस एग्जिट डोर को ठीक कर रहे होते हैं। पर इन्हें कहाँ पता था कि इनकी मौत इनका पीछा कर रही है। और फिर क्या था, एली उस यंग मैन को पहले मार देती है, देन उसके बाद वो उस बूढ़े आदमी को भी मार डालती है, जिसके तुरंत बाद एली कैसी को इमोशनली ब्लैकमेल करती है ताकि कैसी घर का दरवाजा खोल दे। अब जब आसपास कोई नहीं होता है तो बेचारी कैसी डोर को अनलॉक करती है। तो ऐसे में एली कैसी का गला पकड़ लेती है और उसे भी मारने की कोशिश करती है। बट एंड वक्त पे डैनी और बेथ आ जाते हैं और वो कैसी को बचाते हैं। फिर जैसे तैसे करके वो गेट को फिर से लॉक कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर ब्रिजिट को गाल पे जो कट लग गया था उसकी वजह से अब वो इन्फेक्टेड हो गई थी और उसकी आँख, नाक, कान सभी से काले रंग का लिक्विड निकलने लगता है और वो भी अब पजेस्ड हो चुकी थी, जिसके बाद वो अब कांच खाने लगी थी। ब्रिजिट अब डैनी और कैसी पर अटैक करती है। वो डैनी को छोड़कर अब कैसी को मारना चाहती है, इसीलिए उसकी ओर तेजी से बढ़ती है, पर कैसी के हाथ में एक स्टिक होती है जिसे वो ब्रिजिट के मुंह में स्टैप कर देती है। तो अब ब्रिजिट मर जाती है, पर हम सबको पता है कि ब्रिजिट वापस से थोड़ी ही देर बाद जिंदा हो जाएगी, इसीलिए डैनी उसे एक बेड से बांध देता है। फिर वो बेथ से कहता है कि ये सब कुछ उसी की गलती है, क्योंकि उसी की वजह से ये बुक इस घर में आई और उसी ने इस बुक को खोला है, जिसकी वजह से शैतानी शक्तियाँ आजाद होकर इधर उधर घूमने लगी हैं। बेथ इस बुक को चेक करती है और फिर रिकॉर्ड सुनना शुरू करती है ताकि डीमन को कंट्रोल करने का कोई तो रास्ता निकल सके। वहीं बाहर एली को वेंट्स में कैट दिख जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि अब वो वेंट्स के थ्रू घर के अंदर जाएगी, तो वो अब वेंट्स में घुस जाती है। ब्रिजिट भी तभी जग जाती है। फिर वो डैनी को स्टैप करती है और उसके ऊपर खून की उल्टियाँ करने लगती है। इस पॉइंट पे डैनी स्प्रे और फायर की मदद से ब्रिजिट को जला देता है। डैनी अब बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था, तो उसके बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था और ये भी कंफर्म था कि अब वो भी पजेस्ड हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर एली जो अब घर में
घुस चुकी थी बेथ पर अटैक कर देती है। अब एली के अंदर का डीमन ये समझ जाता है कि बेथ प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो बेथ के पेट को एकदम से नोचने लगती है और ये कहती है कि अब तो मैं एक नहीं बल्कि 2 लोगों को शिकार बनाऊंगी। ऐसे में कैसी एक सीजर पास करती है और बेथ उस सीजर को एली के नाक में घुसा देती है। ऐसे में एली थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है और फिर बेथ कैसी को लेकर तुरंत बाहर भागती है, पर लिफ्ट अब खराब हो चुकी थी, सीढ़ियां भी टूटी हुई थी, इमरजेंसी एग्जिट भी बंद थी। बेथ इसीलिए एक शॉटगन उठा लेती है और तभी वहाँ पर एली आ जाती है। बेथ एली को शूट करती है जिससे एली के हाथ पैर कट जाते हैं, लेकिन तब भी बाकी मरे हुए लोग भी अचानक से जिंदा होने लगते हैं और वो एली को पकड़कर उसके अंदर घुसना चाहते हैं। मींस ये सारे डीमंस खुद को एक एंटिटी में बदलना चाह रहे थे। ऐसे में बेथ कैसी को लेकर लिफ्ट की तरफ भागती है और लिफ्ट भी ऑटो में स्टार्ट हो जाती है, बट जब ये लोग लिफ्ट में होते हैं तभी अचानक से लिफ्ट में खून भरने लगता है। पर जब तक लिफ्ट नीचे जाती तब तक हम व्यूअर्स उस लिफ्ट में से खून की एक नदी बहते हुए देखते हैं और बेथ और कैसी भी उसी के साथ बाहर आ जाते हैं। फिर बेथ और कैसी एक कार से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, बट कार स्टार्ट होने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पाती क्योंकि उस कार को एली और उसके साथ मर्ज हुए डीमंस ने पकड़ रखा था और ये लोग एक स्पाइडर डीमन की तरह दिख रहे थे। बेथ पार्किंग वाला गेट ओपन करके बंद करती है और इससे पहले कि पार्किंग गेट बंद हो वो और कैसी स्लाइड करते हुए उस गेट के उस पार जाने लगते हैं, बट ये डीमन पीछे से कैसी को पकड़ लेते हैं। ऐसे में कैसी को बचाने के लिए बेथ को वापस जाना पड़ता है और जब तक एली कैसी को कुछ करती बेथ एक शॉट गन लेती है और उस डिमोनिक एली को शूट करती है। ये डिमोनिक एली एक बड़े से शटर में बेथ को डालने की कोशिश करती है, बट कैसी बेथ की मदद करती है और फिर लास्ट में बेथ एक चेन सॉ से उसे उसी शटर में ढकेल देती है जिससे उस डिमोनिक की पूरी बॉडी ब्लेंड हो जाती है। बट स्टिल एली का सर अभी भी जिंदा होता है और वो बेथ को मारने की बात कहती है। ऐसे में बेथ उस सर को भी उस शटर में डाल देती है और उसके बाद बेथ और कैसी वहाँ से निकल जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम जेसिका को देखते हैं जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। जेसिका इसी बिल्डिंग के किसी दूसरे फ्लोर पे रहती थी और वो अब पार्किंग लॉट में आती है जिससे वो कार स्टार्ट करके टेरिसा के साथ वेकेशन पर जा सके। वो टेरिसा से फोन पे बात कर ही रही होती है कि तभी उसे वहाँ पर बहुत सारा खून नजर आता है जिसे देखकर वो घबराने लगती है। इट मीन्स कि भले ही एली मर गई हो बट वो डिमोनिक एंटिटी अभी भी आजाद है और स्टिल जिंदा है। तो ऐसे में ये एंटिटी जेसिका को भी पजेस कर लेती है और उसके बाद क्या होता है वो तो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देख ही लिया था। तो फ्रेंड्स ये मूवी अब यहीं पर एंड हो जाती है।